हेलो दोस्तों, गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9th का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला लेक्चर होगा जो भारत का आकार और स्थिति। देखेंगे भारत का आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि इसके साथ मैं आपको प्रश्न उत्तर भी सोल्व कराऊँगा, अलग से भी कराऊँगा और कुछ क्वेश्चन मैं इसी में साथ में बताऊँगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप किसी भी क्लास का हर क्लास वाइज आप पढ़ाई कर सकते हैं गुरुकुल आईएएस एकेडमी के माध्यम से। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलती हैं हमारे यहाँ, और आप यहाँ पूरी तरह से कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से भी ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। तो देखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो भारत की अगर बात करें तो भारत एक प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों से सामाजिक आर्थिक से बहुमुखी उन्नति की है। देखेंगे दोस्तों, अगर बात किया जाए तो हमारे देश का यानी भारत का जो प्राचीनतम यानी सबसे पहले की जो संस्कृति अगर कहा जाए तो ये विश्व में से एक अपनी छाप अलग से छोड़ी हुई है। जो पिछले 5 दशकों से में अगर बात करें तो भारत की जो सामाजिक आर्थिक है वो चारों ओर से उन्नति की है, जिसमें से हमें देख सकेंगे कि इसमें जैसे आपका कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास का अद्भुत प्रगति हुई है। मतलब चाहे कृषि में देखिए, चाहे उद्योग में देखिए, चाहे टेक्नोलॉजी में देखिए, इससे अधिक उन्नति की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। और भारत विश्व के अगर कहा जाए तो विश्व के इतिहास में भी भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं भारत की स्थिति। जो भारत की स्थिति है तो स्थिति के बारे में हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है। तो जो भारत की स्थिति है तो देखेंगे, भारत एक विशाल देश है। आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है। आप देखिए इसमें समझ सकते हैं। जो अगर हमें आपको मैप के थ्रू दिखाएं तो हमारा भारत यहाँ ये जो स्थित है ये हमारा भारत है। और आप यहाँ पूरे में देख सकते हैं जो ये महाद्वीप हैं, इनके अपेक्षा अगर हम बात करें तो हमारी देश की स्थिति कुछ अलग है। ये पूरा महाद्वीप है, जिसमें से 7 महाद्वीप है। जो ये आपका ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो यानी 7 महाद्वीपों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमारा एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा हमारा देश है जो आता है, जो यहाँ ये पूरी तरह से येलो में आप देख सकते हैं ये स्थित है। अब अगर हम बात करें इसकी स्थिति की बात करें, जो जैसा कि अभी हम आपको बता चुके कि स्थिति, तो भारत एक विशाल देश है जो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अब ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसको हम कैसे समझेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में है? तो इसको हम थोड़ा सा आपको मैप के माध्यम से समझा देते हैं कि ये कैसे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको हम बताएं कि अगर बात किया जाए तो जो हमारा ये ग्लोब बना हुआ है, जो ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके मध्य से एक रेखा गई है, जो कटी रेखा आपको दिख रही होगी। ये आपको कटी रेखा दिख रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये रेखा जो है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे अगर कहा जाए पृथ्वी के एकदम, पृथ्वी मतलब भू का मतलब होता है पृथ्वी का मतलब भू का मतलब है और मध्य, भूमध्य नाम पड़ा। मतलब भूमध्य यानी पृथ्वी के सीधे मध्य से गुजरने के कारण इसका नाम पड़ा है भूमध्य रेखा। यानी पृथ्वी की देखा जाए तो ये 2 हिस्सों में बांटती है। आप देख सकते हैं इसके माध्यम से ये वाला आपका कहला जाएगा उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला आपका कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। यानी यहाँ से अगर आप तय करते हैं कि कौन सा उत्तरी गोलार्ध
कौन सा दक्षिणी गोलार्ध, जैसी ये रेखा है तो इसके जो ये नीचे वाला पॉइंट है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध। आप ये दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आप एटलस चाहे तो किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन उसका जो उत्तरी वाला मतलब ऊपर वाला छोर होता है तो वो अक्सर उत्तरी में होता है, आप चाहे जिस दिशा में घुमाएं। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला भाग होता है वो दक्षिणी छोर कहलाता है। तो ये उत्तरी और दक्षिणी छोर हो गया। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये भूमध्य रेखा के अगर बात किया जाए तो इसके आधार पर हमारा जो भारत है यहाँ स्थित है, उसके आधार पर हमारा देश क्या है, उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। लेकिन सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारत निम्नलिखित गोलार्धों में स्थित है, तो ये भी कहा जाता है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आप इसको कैसे बताएंगे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, आप कैसे समझ पाएंगे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो है तो ये भूमध्य रेखा है, इसको आप देख ही चुके हैं। लेकिन मैं आपसे और बताना चाहूँगा कि ये तो उत्तरी गोलार्ध के क्लियर हो गया, लेकिन आपको ये पता करना है कि हमारा जो पूर्वी गोलार्ध कैसे आता है। तो मैं दोस्तों आपसे बताऊं कि यहाँ से आप एक सीधी लाइन आप देख सकते हैं कि ऐसा एक सीधी लाइन खींची हुई है। ये जो सीधी लाइन खींची है तो ये हमारे अगर कहा जाए तो यूरोप महाद्वीप के एक शहर है, जिस शहर का नाम है लंदन। यहाँ पर लंदन स्थित है। इस यहाँ से विश्व का मानक समय निर्धारित किया गया है और इसी मानक समय से इस रेखा को यहाँ से सीधा खींचा गया है। तो इसके आधार पर मानक समय के आधार के देखा जाए तो ये वाला जो हमारा हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा हमारा पश्चिमी छोर कहलाएगा और ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला पूरा हिस्सा ये हमारा पूर्वी छोर कहलाएगा। तो उसके हिसाब से अगर आप मानक रेखा के हिसाब से आप देखेंगे, इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा जो भारत है तो आप देख सकते हैं कि पूर्व में है। तो ये इसके अनुसार हमारा भारत पूर्व में है, लेकिन भूमध्य रेखा जो हम बताएं तो भूमध्य रेखा के अनुसार आप देखेंगे तो हमारा भारत उत्तर में स्थित है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद ये कह रहा है कि इसका जो मुख्य भाग है, इसका जो यहाँ लिखा है कि मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी यानी उत्तर अक्षांश, यानी यहाँ उत्तरी अक्षांश होगा तो उत्तर अक्षांश है। तो ये कहाँ से कहाँ तक बता रहा है, इसको हम मैप के माध्यम से अगर समझे तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे हमारा ये मैप बना हुआ है। तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट की अगर बात किया जाए तो मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो उत्तरी मतलब अक्षांश रेखा यहाँ से, और अभी जो लिखा था 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये यहाँ की जो ऐसी ये बताया है अक्षांश रेखा कि यहाँ से जो हमारा इसकी किस स्थिति में स्थित है तो 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारा देश क्या है, स्थित है। फिर आगे हम बात करें, अगर ये तो हमारा देशांत वो हो गया अक्षांश है। अब इसकी बात हम बात करें देशांतर रेखा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ देशांतर दिया है कि 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की बात कर रहा है। तो ये जो हमारी सोई हुई रेखा है ये देशांतर रेखा है। तो इसको भी हमें मैप के माध्यम से देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊं कि ये कहाँ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गुजरात पर स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश पर आपका 97 डिग्री 25 मिनट है। यानी जो ये रेखा खींची हुई है इस रेखा को हमारा क्या माना जाता है, इसको देशांतर रेखा माना जाता है। और इसी के आधार पर वो बताया है कि
ये जो हमारा देशांतर यानी पूर्व में है तो 68 डिग्री 7 मिनट से आपको दिख रहा होगा शायद। अगर न दिखता होगा तो हम और थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। आप साथ में अपना बुक भी खोल के बैठे तो आपको इससे देखने में आसानी होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे गुजरात स्थित है और गुजरात के इसी छोर पर ये जो लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट है। यहाँ से लेकर और पूरब में भी आप देख सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे ये स्थित है। लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। आप बुक के साथ साथ आप एटलस भी खोल के रखिए। एटलस से आपको देखने को पता चलेगा, आपको क्लियर होगा कि क्या कैसा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कहता है कि यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इसको 23.5 डिग्री मतलब आप समझ सकते हैं कि 23 से सही 1/2 भी इसको लिखा जाता है। इसमें आपको डाउट नहीं होना है कि 23 डिग्री 30 मिनट लिखा है तो और क्या होगा, तो ये 30 को बटे में भी लिखा जाता है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को क्या करता है, यहाँ से हम देखेंगे, कहता है देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी देश को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारा भारत का मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैप है, हम यहाँ से थोड़ा देख सकते हैं। आप इसी के आधार पर आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। ये जैसे भारत है, आपको वैसे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक रेखा गुजरी है जिस रेखा को नाम दिया गया है कर्क रेखा, जो ये हमारे भारत को एकदम मध्य से गुजरती है और ये बराबर भारत को 2 भागों में बांटती है। इधर का उत्तर वाला हिस्सा और इधर वाला दक्षिण वाला हिस्सा कहलाएगा। तो ये लगभग 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। और ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ से सबसे पहले गुजरात में आता है, फिर थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का आता है। आप एटलस खोल कर बैठे, साथ में आपको पता चलेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा और लास्ट में आपको त्रिपुरा आएगा। तो ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या आगे क्या है। तो देखा जाए तो आगे ये कह रहा है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कहाँ पे स्थित है। तो अंडमान निकोबार की बात कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ है ये अंडमान निकोबार है और ये हमारा ये पूरा क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये पूरा बंगाल की खाड़ी में स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसके बाद हमें और आगे देखेंगे ये क्या कहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कहता है कि दक्षिण पश्चिम, यहाँ लिखा है दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप समूह स्थित है जो किसे पर स्थित है, अरब सागर पर स्थित है। इसमें कहा भी है कि आप एटलस की सहायता से देख सकते हैं द्वीप समूहों को। तो आपको इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एटलस खोल के बैठिए तो आप उससे बेहतरीन समझ पाएंगे। तो देखेंगे अगर आपसे ये डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि अरब सागर भारत की किस दिशा में स्थित है, तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से पूरा मैं आपको जूम करके दिखाई दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो है ये पूरा हमारा क्या है, ये यहाँ पे ये अरब सागर है, ये जो है ये अरब सागर है। यहीं पे पूछे लक्षद्वीप बताया है, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपका ये लक्षद्वीप है, क्या है यहाँ, ये लक्षद्वीप है पूरा। तो ये लक्षद्वीप है जो हमारे भारत के पश्चिम में स्थित है, लेकिन किस सागर में स्थित है आपको बताना है कि ये अरब सागर में स्थित है। आप इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार टारगेट करके, और आप इसको एक क्लास के व्यू के आधार पर ही मत देखिएगा क्योंकि ये आपको बड़े बड़े लेवल जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, कोई भी पीसीएस है, किसी भी राज्य की पीसीएस है, आप पुलिस पटवारी जो भी भविष्य में तय करना चाहेंगे कि हमें इस जॉब को भी करना है, तो आप का बेस यही है। आप इसी को आगे चल के बच्चे इसी को पढ़ते हैं तो आप
उस आधार पर भी पढ़िए। आप क्लास के आधार पर सोच के ना पढ़िए कि हम क्लास से बस पढ़ रहे हैं। आप हमेशा के लिए मेहनत करिए और हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहिए इसके साथ। अब देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है, जो सन 2004 में सुनामी के लहरों के कारण ये जलमग्न हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप के समूह पर स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसके लास्ट में जो आपको ग्रेट निकोबार दिया है, यहाँ से देखेंगे ये मतलब अंडमान निकोबार को 2 हिस्सों में बांटा गया है 10 डिग्री चैनल द्वारा। जो ये ऊपर वाला आपका अंडमान कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अंडमान कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, आपका निकोबार कहलाता है। क्या कहलाता है, निकोबार कहलाता है। तो यहाँ ग्रेट निकोबार पर स्थित है जो इंदिरा बिंदु कहा है। इसको इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको कई नाम से जाना जाता है, तो आप इसको बेसिक पर ध्यान रखे रहिएगा। जो वर्तमान में ये क्या है, जलमग्न हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब 2004 में सुनामी आई थी तो ये क्या हो गया था, पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि भारत का आकार, आप देख सकते हैं, कहता है कि भारत का जो आकार है, यानी अभी तो स्थिति थी, अब आकार हम देखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा है 32.8 लाख। ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इसका कुल क्षेत्रफल। आप नोट भी करते रहिएगा। हो सकता है आपके स्कूल में इसको 32.8 लाख भी पूछ सकता है, 32 दशमलव नहीं पूछ के पूरा पूछ सकता है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफलों में हिस्सों में अगर बात करें तो ये कितना है, तो इसको देख सकते हैं हम कि कुल क्षेत्रफलों में ये बात किया जाए तो ये कितना है इसका हिस्सा, तो ये 2.4% है। कितना है, 2.74% आपको यहाँ दिख रहा होगा। जो कह रहा है कि 1.2 से स्पष्ट है, मतलब ये चित्र जो दिया है आपका 1.2 में, वो दूसरा चित्र है, उससे आप स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ कहा है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसके पहले 6 कौन से बड़े देश हैं उसको तो भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि भारत के वो 6 बड़े देशों का नाम बताइए जो इससे बड़े हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा देश की बात किया जाए तो आपने नाम सुना होगा रूस या रसिया। यहाँ पर ये रूस का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला है। जो अगर बात किया जाए तो ये संसार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के रूप में है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एटलस के माध्यम से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कनाडा है, दूसरे स्थान पर कनाडा आता है। फिर आपका यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। क्या आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। आपका यहाँ पे देखा जाए तो चीन आता है, भारत के जस्ट ऊपर चीन स्थित है, अगला नंबर। फिर यहाँ पे ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील का स्थान आता है। फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7वां स्थान हमारे देश का आता है जिसका नाम है भारत। तो आप इससे बड़े जो 7 देश थे उसको आप देख चुके हैं और आपको क्लियर भी हो चुका होगा कि ये कौन कौन से देश है। तो एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा कि रूस है, आपका कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर हमारे देश का नाम आता है। फिर इसके बाद कहता है कि भारत का जो स्थल सीमा रेखा है ये कितना है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा का अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। ये कहीं कहीं 5 भी मिलता है दशमलव के बाद, और आपके बुक में 6 दिया है, इसलिए हमें इसको दोनों ध्यान रखना है। तो कितना बताया है, ये जो ऊपर वाला है आपका, ये वाला,
ये आपका स्थलीय भाग बताया है और ये क्या है आपका जलीय भाग। तो हम आपको मैप के माध्यम से दिखाते हैं स्थलीय और जलीय भाग कहाँ पास है। तो आपको बिना एटलस के आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एटलस ले लीजिएगा। आप देखिए जो स्थलीय भाग की बात कर रहा है, स्थलीय का मतलब होता है कि जिसकी सीमा स्थल से जुड़ा हो, यानी भारत की जो सीमा जिससे जहाँ देखा जाए स्थल से जुड़ा होगा वो स्थलीय भाग कहलाएगा। तो अब देखेंगे भारत का जो स्थलीय सीमा है तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा, ये पूरा स्थलीय सीमा कहलाएगा, यानी जिससे किसी न किसी देश का जुड़ाव हो वो स्थलीय सीमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थलीय सीमा कहलाएगा। तो इसकी अगर अभी आप देखे हैं कि आपके बुक में बताया है कि इसकी जो लंबाई है तो ये कितना है 15,200 किलोमीटर। तो ये जो वाला भाग है इसकी लंबाई कितना है 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर इसी में बात किया जाए कि ये कहा था कि तटीय रेखा की लंबाई, जिसमें से अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप जो है तो टोटल इसको मिलाकर, तो यहाँ से देखा जाए ये पूरा समूह को अगर देखा जाए तो इसको मिलाकर तो ये जो है तो ये आपका क्या है, ये लक्षद्वीप है और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने आपको पहले ही बता चुका। तो इसकी लंबाई आपको बताया है 7,516.6 किलोमीटर। ये आपके बुक के अनुसार है, किसी में आप देखेंगे तो 5 मिलता है। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि भारत की, भले आपके बुक में नहीं लिखा है लेकिन ये भी पूछ सकता है कि आपके भारत की तटीय रेखा की लंबाई यानी मुख्य भूभाग की कितनी है। तो मुख्य भूभाग की अगर हम बात करें तो आपका मुख्य जो भूभाग है ये तटीय रेखा की ये इतना कहलाएगा, ये पूरा ये कहलाएगा, जिसमें से इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर। जिसमें से आपका ये जो लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको किनारा किया जाता है, तब ये मुख्य तटीय भूमि की लंबाई होगी। और अगर पूरा कहा जाए तो आपके ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दोनों साथ में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका क्या लिखा है आगे चल के, भारत उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। भारत के उत्तर पूर्व में और उत्तर में एक नवीनतम बलित पर्वत है। उस पर्वत का नाम अगर हम बात किया जाए तो उस पर्वत को कहते हैं हिमालय पर्वत। आप एटलस निकालिए और एटलस के माध्यम से आप देखिए, यहाँ जो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर स्थित है वो, ठीक है ना, हिमालय। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ तक स्थित होने के कारण ये पूर्वी में आ जाता है भारत का और ये उत्तर में। इसको भारत देश का पहरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक सीमा के रूप में काम करता है। तो और आगे हम देखेंगे इसमें कह रहा है दक्षिण में इसका भूभाग उत्तर में चौड़ा है, मतलब दक्षिण की अपेक्षा देखा जाए तो इसकी भूभाग चौड़ाई ज़्यादा है किसकी, भारत की हमारी। और देखेंगे यहाँ पे लिखा है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर ये सकरा होता है गया है। कैसा होता गया? सकरा होता गया है। इसके पश्चिमी में अरब सागर स्थित है और पूर्व में अगर देखा जाए तो पूर्व में क्या कह रहा है, पूर्व में इसका बंगाल की खाड़ी स्थित है। आप आगे हम देख सकते हैं इसको कि 1.3 चित्र में आपको दिखाया कि अक्षांश और देशांतर रेखा का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या है, कम है। यानी आप देख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो इसकी अंतर 30 मिनट अंतर बताता है जो पूरब और पश्चिम के, मतलब आप समझ सकते हैं कि आधे घंटे का फर्क मारता है हमारे ही देश में से अगर सूर्य के उगने और डूबने में अगर बात किया जाए। इसके बाद हम बात करें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है, जो भारत के मानक या मोत्र में माना गया है। इसको मैं कैसे निकाला जाता है मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा उसमें कि कैसे कैसे निकाला जाता है। देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है,
कहाँ से माना जाता है? जो उत्तर प्रदेश है उसका मिर्ज़ापुर से। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का जो असलियत मानक समय है तो इलाहाबाद का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम नैनी है, वहाँ से माना जाता है। इलाहाबाद का दोस्तों नाम चेंज हो चुका है, जिसका नाम प्रयागराज, पहले भी प्रयागराज था लेकिन बाद में अकबर के समय में माना जाता है कि इसको इलाहाबाद कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल में योगी सरकार ने इसका नाम फिर बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है। तो आप देखेंगे इसका अक्षांश की बात किया जाए तो इसका प्रभाव दक्षिणी से उत्तर की ओर है, दिन और रात की ओर की अवधि में पड़ता है। और आगे हम देखेंगे भारत और विश्व की बात कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये भारत और विश्व की बात कर रहा है। भारत ये भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में के मध्य स्थित है। पूर्व और पश्चिम के मध्य कैसे स्थित है मैं आपको दिखाऊंगा मैप के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एशिया महाद्वीप है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एशिया महाद्वीप है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया पूरब कहलाता है, ये पश्चिम कहलाता है, ये दक्षिण कहलाता है। तो ये इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो हमारा भारत पूर्व में भी है और यहाँ से देखा जाए तो ये पश्चिम में भी स्थित है। और इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एशिया के सबसे दक्षिणी भाग में हमारा भारत क्या है, स्थित है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि कहाँ पे महाद्वीप के अनुसार हमारा देश कहाँ पर स्थित है। भारत भूभाग एशिया का दक्षिणी विस्तार मैंने आपको बता ही दिया। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों को मिलाता है, जो हिंद महासागर है, आपको मैं हिंद महासागर दिखाऊंगा कि हिंद महासागर कहाँ पास है। तो आपको यहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा है हिंद महासागर। तो ये भारत के दक्षिण में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान के नाम से ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है, ऐसा कुछ कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा। फिर और आगे हम इसको देखेंगे आगे क्या कहता है हमारे इसमें, तो देखेंगे ये भारत का जो केंद्रीय स्थिति को प्रदान करता है। देखिए कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला है और पश्चिम में एशिया है, अफ्रीका, यूरोप के साथ साथ पूर्वी में एशिया देशों के पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हिंद महासागर के भी देश के तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की एक महत्वपूर्ण स्थिति में कारण कहा जाता है कि एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है, जिस महासागर का नाम है हिंदी महासागर। अब इसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं अलग से कलर करके लिखा है, इसमें बताया है कि क्या आप जानते हैं कि 1869 में जो स्वेज नहर के खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गया है, 7000। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये स्वेज नहर बना कहाँ पास है। तो आप देख सकते हैं कि स्वेज नहर है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ आपको स्वेज नहर देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्से में आपको, जिससे अगर देखा जाए तो भारत पहले अगर यूरोप महाद्वीप में जाना होता था तो घूम के इधर से जाना पड़ता था, जो काफ़ी लंबा दूर था। लेकिन अब भारत सीधे यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से निकलने के कारण इसकी कितने हज़ार किलोमीटर की दूरी कम हुई है, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। तो आप ध्यान रखे रहिएगा कि ये कहाँ पास है, आपको मैप में दर्शाने के लिए कह सकता है तो आप आसानी से बता सकें। देखेंगे हिंद महासागर में किसी भी निकटता में देश की तटीय सीमा, ये तो हो गया, यहाँ थे हम, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, यहाँ आपको एक ग्राफ से दिया गया है और ग्राफ में क्या कहा है, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या की बात ये कर रहा है कि इसके अनुसार मतलब जो आप देख सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या कैसा है। तो भारत का उसके अनुसार देखा जाए तो क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कि भारत हमारा वैसे भी 7वें स्थान पर आता है, पहले भी बता चुका है, लेकिन यहाँ भी ग्राफ के माध्यम से आपको समझा के बताया है कि हमारा भारत किस स्थान पर आता है। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ इसको। अब हम नीचे देखते हैं क्या कहता है। एक बार और मैं आपको मैप दिखाना चाहूँगा,
अब कभी कभी पूछता है कि इसके पड़ोसी देशों का नाम भी पूछ लेता है। तो पश्चिम में देख लीजिएगा भारत है, यहाँ पे वैसे अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान भी हमारे देश की सीमा से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला हिस्सा पीओके है, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र है। और ये देखेंगे यहाँ पे चीन स्थित है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये श्रीलंका है, और यहाँ हिंद महासागर में एक और देश हमारा मतलब पड़ोसी देश है जो देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, स्थलीय भाग के देख लेते हैं। तो ये हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक देश दिखता होगा जिसका नाम है म्यांमार। इसका पुराना नाम था वर्मा के नाम से जाना जाता था। ये यहाँ पे आपको समझाया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लाल सागर, जो यहीं से स्वेज नहर, ये यहीं बनाया गया है स्वेज नहर। इसके बाद हम बात करें तो आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु अगर कहा जाए समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी भारत का जो अन्य देशों से संबंध है बहुत पहले का है, लेकिन समुद्री मार्ग है वहाँ से कम था, भूभाग से ज़्यादा था। जो उत्तरी पर्वत हैं तो वहाँ के अनेक दर्रे थे जो प्राचीन काल में वहाँ से विदेश से लोग जो विदेशी हुआ करते थे तो हमारे भारत में प्रवेश किया करते थे। जबकि समुद्री मार्ग बहुत ही समय तक एक जात नहीं था, यानी बहुत लंबे समय तक समुद्री मार्ग के बारे में किसी को पता नहीं था कि कैसे कैसे जाना आना होगा। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, यानी सामान और विचारों का क्रय विक्रय होता था। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों, विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल के कपड़े, यहाँ देखेंगे मसाले मलमल के जो कपड़े हैं, व्यापार, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। यहाँ मतलब भारत से दूसरे देश में के लोग ले जाते थे। जो यूनानी वास्तुकला है, यूनानी वास्तुकला, और साथ में यहाँ देखेंगे आपको कह रहा है स्थापत्य कला। सबसे बड़ी बात तो स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला का देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है। स्थापत्य कला का मतलब ये होता है कि जैसे उनके द्वारा जो कुछ भी बनवाया गया, तो मतलब जैसे मकानों का, जो भी जैसे मकान थे, बड़े बड़े मंदिरों का, मस्जिदों का, बावड़ियों का, ये कुओं का, जो भी जैसा हो है जो उनके द्वारा बनवाए गए वही स्थापत्य कला कहलाता है। पश्चिमी एशिया वास्तुकला की बात भी हमने बात किया कि वास्तुकला जैसे आपको कोई खिलौने बनाना है, कोई सामान बनाने हैं, वो सब वास्तुकला के अंतर्गत आएंगे। चित्र बनाने हैं, तो प्रत्येक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। जो कहाँ का देखा गया है? विदेशों का देखा गया है। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों की बात कर रहा है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो सबसे पहले बात कर रहा है कि भारत दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी दक्षिण एशिया का अगर देखा जाए तो दक्षिणी एशिया में हमारा देश स्थित है, यानी एशिया का दक्षिण में स्थित है। और भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, जिसमें से मैं आपको बाद में दिखा दूंगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या कह रहा है। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों के ज्ञात कीजिए। आपसे सवाल कर रहा है तो आप इसको खुद बताइएगा क्या कैसा है, फिर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा।
भारत की जो भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान मैंने अभी आपको दिखाया, फिर अफगानिस्तान, उत्तर में चीन यानी तिब्बत, नेपाल, भूटान है, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश मैंने आपको अभी दिखा चुका हूं मैप में। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, कह रहा है कि 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और एक रियासत है। प्रांत और रियासत, रियासत का मतलब है कि जहाँ राजा रजवाड़ों का वो था, वो अपना बसाव किए थे, अपना क्षेत्र बनाए थे, वो रियासत कहलाता था। देखेंगे वायस राय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। जो यानी प्रांत हुआ करता था वहाँ अंग्रेज रहा करते थे, और जो रियासत तो वहाँ राजा रजवाड़ रहा करते थे। ये अंग्रेजों के समय हुआ है, तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रांत क्या है, रियासत। रियासत यानी जहाँ नवाबू लोग रहा करते थे, और प्रांत यानी जहाँ अंग्रेजी शासन करती थी। से देखेंगे शासन स्थानीय शासकों द्वारा प्रयुक्त के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभु सत्ता मानकर स्वायत्ता से किया गया था। अब मैं आपको बताया था कि मैं आपको दिखा दूंगा वो राज्य कौन कौन से हैं और आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो अब देखा जाए तो पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये दो केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू में बदल गया है। यहाँ हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, यहाँ छोटा सा गोवा है, केरल है, ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और यहाँ त्रिपुरा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें 8, तो एक आपका लद्दाख हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक आपका लद्दाख हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर, एक आपका यहाँ चंडीगढ़ हो जाता है, एक यहीं पे आपका दिल्ली हो जाता है, और यहाँ एक दादरा नागर हवेली। देखो इसमें दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली अलग अलग थे, लेकिन इसको मर्ज करके एक कर दिया गया है, इसलिए इसको एक गिना जाता है। एक आपका यहाँ हो जाएगा लक्षद्वीप, और एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा, एक आपका पांडिचेरी यानी पुदुचेरी भी कहीं कहीं मिलता है। तो आपकी ये 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 क्या हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ दिया गया है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश से 2 द्वीप समूह राष्ट्र स्थित है, जिसका श्रीलंका और मालदीव। ये मालदीव है दोस्तों, और ये आपका श्रीलंका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे जल पड़ोसी देश हैं, यानी जल की सीमा जुड़ता है। यहाँ का है कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री मार्ग है, जो पाक जल संधि कहलाता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि पाक जल संधि कहाँ पे है। आपके इसमें लिखा तो नहीं है कि पाक जल संधि कहाँ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाक जल संधि यहाँ है। अक्सर बहुत सारे बच्चे पाक का नाम सुनकर पाकिस्तान की सीमा भी बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये श्रीलंका के साथ अपनी सीमा को क्या करता है, साझा करता है। देखेंगे मन्नार की खाड़ी भी आपकी यहीं पे स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं इनके साथ। एटलस से में एशिया के मानचित्र देखा कि भारत कैसा अलग दिखाई देता है। आपको देखना है कि भारत कैसा अलग दिखाई देता है। इसके बाद देखा जाए तो थोड़ा सा और है, स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी की पहल है। आप इसके माध्यम से बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं दोस्तों, ये बता रहा है।
अब हम आ गए हैं प्रश्न उत्तर में, लेकिन मैं प्रश्न उत्तर आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो उसके माध्यम से आप देखिए। पहले आप सोल्व करिएगा, फिर बताइएगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, आपको बताना है। यहाँ बताना है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो आपको बताना है। ये सब बताने हैं आपको। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अलग से प्रश्न उत्तर प्रोवाइड कराऊँगा और उसको मैं आपको समझाऊँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी अपने इस क्लास के 9th को अच्छे से भूगोल को पढ़ाई कर सके। भूगोल के साथ साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हर एक प्रत्येक सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ाए जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हर क्लास के पढ़ाए जाएंगे, इसलिए आप इससे जुड़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज अपना वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।